हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रिंगिंग अप कैरी। इससे पहले हम द टाइनी टीचर पढ़ चुके हैं और उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारी कहानी है वो एक एलिफेंट के बारे में है जिसका नाम है कैरी। एक छोटा सा बच्चा कैसे उस एलिफेंट को पालता है, उसकी देख रेख करता है, कैसे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और क्या क्या शरारतें वो दोनों मिलकर करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है, दैट्स आई एम श्योर अबाउट। चलो स्टार्ट करते हैं। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of। कैरी द एलिफेंट 5 महीने का था जब उसे मुझे दे दिया गया उसकी देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9 year old, मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैग एज आई स्टूड ऑन टिप्टो। टिप्टो होता है जब आप पंजे के बल खड़े होते हो, पंजे के ऊपर खड़े होते हो अपने एड़ी उठा के। ठीक है, तो मैं 9 साल का था और वो 5 महीने का था और उस समय मैं अपने पंजे के बल अगर खड़ा होता, अपनी एड़ी उठा के खड़ा होता, तो मैं उसकी कमर तक पहुंच जाता था। ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वो इतनी ही हाइट का मुझे लगा लगभग 2 साल तक, मतलब 2 साल तक उसकी हाइट नहीं बढ़ी। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों एक साथ बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई एंड आई नेवर फाइंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। शायद इसीलिए ऐसा हुआ कि मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो कितना लंबा था। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो एक पवेलियन में रहता था, यानी कि खाली मैदान में रहता था। अंडर ए थैश्ड रूफ, ओपन एरिया में, लेकिन उसके ऊपर क्या होता था, थैश्ड रूफ होती थी, कच्ची छत जैसे बना देते हैं। आपको देखो इधर पिक्चर में दिखेगा, ये ऐसी ऐसी वाली कच्ची छत जो है वो उसके नीचे वो रहता था। ओके, आगे पढ़े। which rested on thick tree stump so that it could not fall in when Carrie bumped against the pole as he moved about। ये जो थैच्ड थी, ये जो कच्ची छत जो थी, ये पेड़ों के स्टम्प्स के ऊपर, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये स्टम्प्स के ऊपर लगा रखी थी ताकि जब ये हाथी कारी जब चले, कहीं भी मूव करे, तो इसमें टकराने से इसकी ये छत ना गिर जाए। ठीक है, इसीलिए पेड़ के मोटे बम्बूज यहाँ पे लगा रखे थे। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। पहली चीज़ जो कारी ने की वो थी एक बच्चे की जान बचाना। कारी डिड नॉट ईट मच, कारी ज़्यादा कुछ नहीं खाता था, बट ही नेवर द लेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। फिर भी उसे कम से कम 40 पौंड घास चाहिए होती थी चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर सुबह रिवर पे लेके जाता था उसको नहलाने के लिए। आई वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो क्या करता था, वो रेतीला जो किनारा होता था रिवर का, वहाँ पर लेट जाता था, जबकि मैं क्या करता था, रेत से उसकी पूरी कमर को रब करता था ताकि वो एकदम से साफ़ हो जाए। एक घंटे तक मैं उसकी बॉडी को पूरा रेत से रगड़ता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन दी वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद में वो पानी में लेट जाता था बहुत लंबे समय तक। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड शाइन लाइक इबोनी। जब वो बाहर निकलता तो उसकी जो बॉडी थी ना, वो चमक उठती थी इबोनी के जैसे। एंड ही वुड स्क्विल विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और वो खुशी के मारे चिल्लाता था, आवाज़ें निकालता था जब मैं उसका पानी, उसकी पूरी बॉडी से पानी पहुँचता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट वॉज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। और फिर मैं उसको कान से पकड़ के ले चलता था क्योंकि किसी भी एलिफेंट को ले जाने का ये सबसे आसान तरीका होता है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और फिर मैं उसे कहाँ छोड़ देता था, जंगल के किनारे पे, और मैं जंगल के अंदर चला जाता था ताकि मैं उसके लिए रसीली घास काट सकूं डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दोज ट्विग्स। जो कुल्हाड़ी है वो बहुत ही तीखी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए ताकि वो घास काट सके।
इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन दी थैचेट। ये कुल्हाड़ी को शार्प करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्योंकि अगर किसी भी घास को अच्छे तरीके से नहीं काटा गया है, उसको बेढंगे तरीके से काटा है, तो हाथी उसको नहीं खाएगा। इसीलिए उसको हर रोज़ अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करना पड़ रहा था ताकि वो घास को अच्छे तरीके से काट सके। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर कारी। कारी के लिए छोटे पौधे और घास काट के लेके आना कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लेम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मुझे क्या करना पड़ता था, बहुत सब तरह के पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं सबसे डेलिकेट यानी कि सबसे नरम वाली और सबसे स्वादिष्ट, सबसे कोमल वाली घास उसके लिए काट सकूं। पेड़ पौधों के शायद कच्चे पत्ते वो काटता होगा। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री। क्योंकि उसे बनियन ट्री की जो नई नई ब्रांचेज निकलती थी, नए नए पत्ते निकलते थे, नई डालियाँ निकलती थी, वो बहुत पसंद थी। विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो कि ऐसी निकलती थी जैसे कि कोई लीव्स का, पत्तों का कैथेड्रल हो, पत्तों का चर्च हो। जैसे आपने चर्च को देखा होगा पिक्चर्स में, असली में नहीं तो, कि वो एक लंबी सी होती है, ऊंची सी बिल्डिंग होती है। तो लीव्स भी ऐसे ही ऊंचे से, मतलब किसी एक टहनी से बहुत सारे लीव्स निकले हों, इस तरह के ट्विग्स उसको पसंद थे। एंड ब्रांचेज, और टहनियों में से। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। एक दिन मार्च में मैं कुछ एक घास और पत्ते जो हैं वो इकट्ठा कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग फॉर मी इन अ डिस्टेंस। जब मुझे अचानक से सुनाई दिया कि काफ़ी दूर से कारी मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल यंग, क्योंकि वो अभी भी बच्चा ही था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट। जो उसकी आवाज़ लगाना था, मतलब एलिफेंट कैसे आवाज़ लगाएगा, अपनी चिंगाड़ मार के, तो उसकी जो चिंगाड़ थी वो एक एलिफेंट की ना लग के एक बच्चे जैसी लगती थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है, यानी कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री। इसीलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट के किनारे तक मैं बहुत तेज़ भागा। वेयर आई हैड टू लेफ्ट हिम, जहाँ मैं उसे छोड़ के आया था, जहाँ मुझे उसको छोड़ना पड़ता था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने सब जगह देखा लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। ओके, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अदरवाइज़ हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज इसको हाफ ही करेंगे। ओके, आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। मैं पानी के किनारे तक गया एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। तो मैंने कुछ काला सा देखा जो कि किनारे पर बिल्कुल ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और ये फिर वो थोड़ा सा पानी से ऊपर निकला और मुझे पता चला कि ये मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मुझे लगा कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस। मैं मजबूर था बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू दी वाटर एंड सेव अ 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। देखो, मैं मजबूर था क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं पानी में कूद जाता और वो 400 पाउंड का हाथी है जो कि इतना बड़ा है मुझसे, मैं उसको पानी से निकाल लाऊं। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. लेकिन फिर मैंने उसकी पीठ को देखा पानी से बाहर निकलते हुए, और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया और कोशिश करने लगा किनारे पे आने की। देन स्टिल ट्रम्पिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। और फिर चिंघाड़ते हुए उसने मुझे पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फ्लू इन टू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं बहाव में गया, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। मैंने देखा कि एक लड़का उस रिवर में बिल्कुल तली में लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समहाउ अफ्लॉट। उसने पूरी तरह से तलहटी को तो टच नहीं किया था, मतलब बिल्कुल तो नीचे नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा तो फ्लॉट कर ही रहा था, पानी के अंदर ही था। आई केम टू सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक ब्रीथ। मैं पानी के ऊपर आया एक सांस लेने के लिए। एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग, और कैरी वहीं खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक। उसके पैर जमे, अपने पैरों को उस रेतीले किनारे पे जमा के वो खड़ा था। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और उसने अपनी सूंड को ऐसे आगे कर रखा था जैसे कि हम किसी के आगे हाथ बढ़ाते हैं उसको पकड़ने के लिए, ऐसे।
आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैं फिर से डुबकी मार के गया नीचे, एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और उस डूबते हुए बच्चे के शरीर को लेके मैं बाहर आ गया किनारे पे। बट नॉट बींग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर, लेकिन एक अच्छा तैराक ना होने की वजह से मैं किनारे तक तैर के नहीं आ पाया। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो हल्का सा बहाव था वो मुझे फिर से नीचे ले जा रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, हमें बहाव के साथ में जाते हुए देखकर कारी, हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो कि आमतौर पे बहुत ही धीमा था और खोया हुआ सा रहता था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, वो उसने एकदम से एक चील के जैसे छलांग लगाई, डार्ट किया, उछल के आया, एंड केम हाफ वे टू द वाटर, और पानी में के आधे तक आ गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने देखा कि उसने फिर से अपनी सूंड को आगे फैला रखा था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया उसे पकड़ने के लिए, एंड इट स्लिप्ड, और वो फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर दी वाटर अगैन, मैंने पाया कि मैं फिर से पानी के अंदर ही जा रहा था। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, इस बार मुझे पता चला कि पानी अब गहरा नहीं है, मतलब वो काफ़ी हद तक किनारे तक आ गया था, अब उसको पानी गहरा नहीं लग रहा था। सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसीलिए मैं नीचे रिवर के बिल्कुल बॉटम तक गया, एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और फिर मैंने दुगनी ताकत से अपने पैरों को उछाला, मतलब जैसे तैरने की कोशिश करते हैं। एंड देन सडनली किक द वाटर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक अ एरो, और फिर मैंने रिवर को जैसे अपने पैरों से पानी को एक तरह से धकेला, जैसे स्विमर्स करते हैं, पैरों से धकेलते हैं पानी को पीछे, हाथों से पीछे करते हैं ऐसे ही, और फिर एक तीर के जैसे मैं उछल के पानी के बाहर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, इस तथ्य के बावजूद भी कि मैंने अपने एक हाथ से बच्चे को पकड़ रखा था, उस लड़के को पकड़ रखा था, फिर भी मैंने पूरी तरह से पूरी ताकत लगा के पानी से बाहर आया मैं। एज माई बॉडी रोज अबाउ दी वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी पानी से बाहर आई, आई फेल्ट अ लाजो अराउंड माई नेक, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे गर्दन के ऊपर कुछ लिपट गया है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। दिस फ्राइटेंड मी, इससे क्या हुआ, मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पानी का जानवर मुझे निगलने वाला है। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग, मैंने कारी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मुझे पता चला कि ये मेरी गर्दन पे उसकी ये है, उसकी ट्रंक है, उसकी सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वो दोनों हम दोनों को खींचकर किनारे पर ले आया। ठीक है बच्चा, यहाँ तक हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही है, अभी हम और भी शरारतें पढ़ेंगे कारी की, कि आगे वो क्या क्या शरारतें करने वाला है और कैसे कैसे इनकी दोस्ती और भी गहरी होती जाएगी। ठीक है, आपको आई होप ये चैप्टर अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक कीजिए। थैंक यू।